बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 18 अगस्त 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। इस श्रृंखला के सारे वीडियो बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो रेगुलर बेसिस पर आप इस श्रृंखला को फॉलो करके अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसका प्रीवियस जितना भी वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ है ये आप जाकर के प्लेलिस्ट के अंतर्गत देख सकते हैं। जो डेली करंट अफेयर्स वाला प्लेलिस्ट बना है चैनल पर, वहाँ पर आपको सारा वीडियो एक साथ मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। प्रश्न था कि हाल ही में बिहार के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं। इनसे संबंधित सारी जानकारी मैंने आपको दिया था और आपको बताया था इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तेजस्वी प्रसाद यादव अभी हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं, जो कि दूसरी बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। और मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार, जो कि 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं। ये सारी जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हम यहाँ पर आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दूँ कि हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल, नोट्स और साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट वगैरह है, सभी आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। वहीं पर आपको सारा चीज़ एक साथ मिल जाएगा। रिसेंटली हमारे जितने भी मटेरियल अपडेट होते हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स के इस श्रृंखला के हो या फिर कोई भी मटेरियल हो, आप वहाँ पर से यानी कि बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि इस वर्ष आयोजित 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत सरकार द्वारा बिहार के कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक सम्मान से सम्मानित किया गया। इस प्रश्न की जानकारी देने से पहले आपका एक कन्फ्यूजन यहाँ पर मैं पुनः क्लियर करना चाहूँगा। बहुत लोग यहाँ से कन्फ्यूज हो रहे हैं कि इस वर्ष जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया ये 75वां स्वतंत्रता दिवस था या फिर 76वां। तो यहाँ पर एक चीज़ का ये ध्यान रखिएगा, हमने अपनी आज़ादी का 75 वर्ष पूरा किया है और 76वीं वर्षगांठ अभी मनाई गई है। तो ऐसे में ध्यान रखिए इस वर्ष जो मनाया गया ये 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। और यहाँ पे प्रश्न बना है कि इस अवसर पर भारत सरकार द्वारा बिहार के कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक सम्मान से सम्मानित किया गया। इस तरह के प्रश्न किसी भी एग्जाम में बिहार से संबंधित खास करके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा इस वर्ष कुल 27 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस प्रश्न से रिलेटेड कई सारी जानकारी है जो कि आपको याद रखना है। इसके तहत हमारा पहला पॉइंट है कि इस वर्ष मनाए गए 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा लिखा गया स्वतंत्रता, तो 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य बलों के कुल 1082 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक सम्मान से सम्मानित किया गया। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे बिहार के दृष्टिकोण से, चूंकि बिहार के बारे में ही प्रश्न में पूछा गया है, तो ऐसे में इस पॉइंट को ध्यान रखिए कि जिसमें बिहार को 27 पदक मिले। 1082 पदकों में से जो बिहार के नाम रहा ये 27 पदक रहा और इन 27 पदकों में से 2 विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक, 7 गैलेंट्री शौर्य पदक और 17 सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक शामिल है। तो कुल मिला के ओवरऑल आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि 27 पदक मिला है, जिनमें कि विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है 2, 7 गैलेंट्री शौर्य पदक और इसके अलावा 17 सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक मिला है। तो कुल मिला के 27 पदक यहाँ पर बिहार के नाम रहा इस वर्ष 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। इसमें हमारा अगला पॉइंट है, हालांकि ये जानकारी हमने आपको दिया था 2 से 3 दिन पहले का ये न्यूज़ था, जो कि हमने आपको करंट अफेयर्स की इसी श्रृंखला के तहत बताया था। तो यहाँ पॉइंट है कि हालांकि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री के अनुमोदन पर वर्ष 2022 के लिए बिहार के 7 विभिन्न अधिकारियों को क्राइम की वारदातों में बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। अब ये 7 अधिकारी कौन कौन से हैं, कंप्लीट जानकारी आपको इस सीरीज के तहत दिया गया था। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि डेली करंट अफेयर्स वाले इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो यहाँ से निसंदेह ही आप बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। दूसरे सोर्स पर आपको बिल्कुल भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम इस श्रृंखला के तहत बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सारे करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित करते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में नई सरकार के गठन के बाद नया शिक्षा मंत्री कौन बनाए गए हैं। यानी कि प्रश्न को आसान में आप समझिए कि बिहार का नया शिक्षा मंत्री भी हाल ही में कौन बने हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्री चंद्रशेखर। यानी कि यहाँ पर जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही श्री चंद्रशेखर है, जो कि बिहार में नए शिक्षा मंत्री बने हैं। एक चीज यहाँ पर नोट कीजिएगा, अभी हाल ही में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है और नया मंत्रिमंडल गठित हुआ है और इसके तहत मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के नीतीश कुमार और साथ साथ उप मुख्यमंत्री बने हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। इसके अतिरिक्त यहाँ पर और भी चीज़ें आप देख सकते हैं कि इसके अतिरिक्त जो हमने चीज़ों को शामिल किया है, इसमें आपका पहला पॉइंट होगा अशोक चौधरी, जो कि भवन निर्माण मंत्री बने
हालांकि भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी पहले भी थे, लेकिन नया सरकार का गठन के बाद भी भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ही बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमारा है श्री श्रवण कुमार, जो कि ग्रामीण विकास मंत्री बने। अगला पॉइंट है कि श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव, जो कि सहकारिता विभाग मंत्री बनाए गए हैं। अगला है हमारा यहाँ पर डॉक्टर रमानंद यादव, जो कि खान एवं भूतत्व मंत्री बने हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है श्रीमती लेसी सिंह, जो कि खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बनाए गए। और साथ साथ अगला है श्री मदन सहनी, जो कि समाज कल्याण मंत्री बनी है। और फिर इसके अतिरिक्त एक और भी यहाँ पर हमने शामिल किया है श्री समीर कुमार महासेठ, जो कि अभी हाल ही में बिहार के नए उद्योग मंत्री बने हैं। बिहार के जो पहले जो उद्योग मंत्री थे इससे पहले ये थे सैयद शाहनवाज हुसैन, लेकिन नई सरकार के गठन के बाद श्री समीर कुमार महासेठ बिहार के नए उद्योग मंत्री बने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको नोट करना है। हालांकि अभी हाल ही में जो 31 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, इसके बारे में कंप्लीट एक वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किया है। आप इस वीडियो को चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये एक अपडेटेड डाटा है जो कि बिहार कैबिनेट में नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। इसको आप यहाँ पर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ फाइल का लिंक होगा, वहाँ से इस पीडीएफ फाइल को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं बल्कि इसका पीडीएफ फाइल जो आपको उपलब्ध कराया गया है ये टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया गया है, या फिर बीपीएससी मेकर ऐप पर जो फ्री पीडीएफ वाला सेक्शन है वहाँ पर भी ये पीडीएफ अपडेट किया गया है। आप दोनों जगहों से इस पीडीएफ को निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दिया गया। मान के चलिए कि यहाँ से एक नंबर जो आपका होगा एग्जाम में ये आपके नाम होगा। ये बहुत मतलब कह सकते हैं संभावित है कि यहाँ से प्रश्न स्वाभाविक तौर पर आपके एग्जाम में बनेगा, तो इसे पूरी तरह से रट लीजिएगा। हम यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये अगला तीसरा प्रश्न है कि इस वर्ष 2022 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हालांकि थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको जानकारी दिया। कुल मिला के पूरे भारत से 1082 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया है। इनसे संबंधित कई सारे फैक्ट है जो आप याद रखेंगे, जो आप नोट करेंगे। एक एक करके सभी पॉइंट को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। आपको जानकारी दे दूँ कि इस वर्ष मनाए गए 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य बलों के कुल 1082 पुलिस कर्मियों को वीरतापूर्ण कार्यों समेत सेवा पदकों की विभिन्न श्रेणियों से सम्मानित किया गया। ये आंकड़े यहाँ से ध्यान रखेंगे। कुल मिला के 1082 पुलिस अधिकारियों को या फिर कर्मियों को सम्मानित किया गया है। तो ये तो रहा ओवरऑल 1082, लेकिन यहाँ पर अगर हमसे विभिन्न कैटेगरी में बांटें तो हमारा अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि इसके तहत 347 पुलिस पदक वीरता के लिए और साथ साथ विशिष्ट सेवा के लिए 87 राष्ट्रपति पुलिस पदक और साथ ही साथ अगला है सराहनीय सेवा के लिए 648 पुलिस पदक प्रदान किया गया। तीनों को जब आप काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 1082। यहाँ पर कैटेगरी में हमने आपको डिवाइड करके बताया, तो ये भी आंकड़े यहाँ से आपको ध्यान रखना, यहाँ से भी आपके प्रश्न बनने की प्रबल संभावना बनती है। और इसके तहत हमारा अगला पॉइंट है कि हालांकि इस वर्ष सबसे ज़्यादा 109 वीरता पदक, यानी कि इसी 1082 में से सबसे ज़्यादा 109 वीरता पदक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सीआरपीएफ को मिला है। ये जानकारी यहाँ से नोट कर लीजिएगा। और दूसरे स्थान की बात करें तो इसमें जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर पुलिस को 108 पदक मिले, जो कि यहाँ पर ये दूसरे स्थान पर रहा। तो ये सारी जानकारी एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। हम चल रहे हैं अगले चौथे प्रश्न पे। ये चौथा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न की हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है। तो फीफा के द्वारा भी हाल ही में AIFF अर्थात ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित किया गया या फिर सस्पेंड किया गया है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत। आपको यहाँ पर विस्तृत जानकारी दे दूँ कि हाल ही में दुनिया में फुटबॉल की शीर्ष संस्था फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन यानी कि AIFF को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। नोट कीजिएगा, फीफा के द्वारा भी हाल ही में AIFF को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया या फिर सस्पेंड किया गया है। फीफा की स्थापना की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुआ था। ये कुछ हॉट प्रश्न है जो कि एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। इसके मुख्यालय की बात करें तो फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। जबकि वहीं पे हम बात करें AIFF अर्थात ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अर्थात अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की, तो इसके तहत आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो स्थापना हुई थी ये 23 जून 1937 को हुआ था और इसका मुख्यालय द्वारका दिल्ली में स्थित है। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ से फीफा के बारे में और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बारे में यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले पाँचवें प्रश्न पे। ये पांचवा प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस नेता के लंदन स्थित घर को हाल ही में ब्लू प्लैक सम्मान मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कीजिएगा और इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में से रखिएगा। लंदन में स्थित किस नेता के घर को भी हाल ही में ब्लू प्लैक सम्मान मिला है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको दे दूं कि दादा भाई नौरोजी के दक्षिण लंदन स्थित घर, जहां वे 19वीं सदी के अंत में 8 साल तक रहे थे, इस घर को हाल ही में एक स्मारक ब्लू प्लेक यानी कि नीली पट्टी का पुरस्कार मिला है। एक स्मारक के तौर पर अभी हाल ही में इस घर को सम्मान मिला है, जो कि आपको ध्यान रखना है, ब्लू प्लेक या फिर नीली पट्टी का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि दक्षिणी लंदन में स्थित है। दादा भाई नौरोजी का ये यहाँ पर मतलब स्थान निवास रहा था, जो कि 19वीं सदी के अंत में 8 साल तक यहाँ पर दादा भाई नौरोजी लंदन में रहे थे। और यहाँ पर दादा भाई नौरोजी के बारे में हमने कुछ चीज़ों को और भी लिखा है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर जानेंगे इस पुरस्कार के बारे में। तो ब्लू प्लेक योजना के तहत अंग्रेज हेरिटेज चैरिटी पूरे लंदन में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण इमारतों को सम्मान प्रदान करती है। ये मतलब कह सकते हैं एक हेरिटेज जो विरासत जो मतलब कह सकते हैं स्थल है, उसे सम्मान देना ही मतलब इसका उद्देश्य है। इसी को लेकर के अभी हाल ही में ये दादा भाई नौरोजी का जो घर है यहाँ पर, इसको भी इस सूची में शामिल किया गया है। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे दादा भाई नौरोजी के बारे में, जहाँ से आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, कह सकते हैं मोस्टली बार ये सारे प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके तहत जो हमारा पहला पॉइंट है, ये पॉइंट है कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि दादा भाई नौरोजी ने ही अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया में सर्वप्रथम आर्थिक निकास या फिर धन निष्कासन की अवधारणा प्रस्तुत की थी। यहाँ से दो चीज़ें आपको याद रखना है कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो दादा भाई नौरोजी इस पुस्तक के लेखक है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, और इसी पुस्तक में सर्वप्रथम इन्होंने धन के निष्कासन की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। और साथ ही साथ एक पॉइंट ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, उन्होंने 1866 में लंदन में ही ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये कुछ 3 पॉइंट थे जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं, अक्सर पूछे गए हैं। यहाँ पर जो आप इस इमेज में देख रहे हैं, हालांकि ये मैं पूरी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ कि यही वो घर है, लेकिन इंटरनेट में मुझे यही वो तस्वीर मिली जिसके माध्यम से यहाँ पर हमने शामिल किया है। तो इस बात की मैं पुष्टि बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि ये वास्तविक तौर पर ये लंदन में स्थित दादा भाई नौरोजी का घर है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले छठे प्रश्न पे। ये छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को हाल ही में सितारा ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया। यह भी हाल ही में बहुत ज़्यादा खबरों में रहा, और इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, स्टार बल्लेबाज खिलाड़ी बाबर आजम इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और इसके तहत यहाँ पर जो चीज़ें मैंने लिखी है वो आपको ध्यान रखना है। हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट होगा कि हाल ही में पाकिस्तान अपने स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर पाकिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को सितारा ए पाकिस्तान, और इस साथ साथ पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिसबाह मारूफ को तमगा ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया है। ये चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं, यही है बाबर आजम, जिन्हें अभी हाल ही में सितारा ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। जबकि बात करें महिला क्रिकेट टीम की कप्तान जो कि है मिसबाह मारूफ, जो यहाँ आप देख रहे हैं, और इन्हें अभी हाल ही में तमगा ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पर जो बीच में देख रहे हैं, ये मसूद जैन है, जिन्हें अभी हाल ही में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो तीनों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है, हालांकि ये वाला यहाँ पर हमने शामिल नहीं किया, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके तहत एक पॉइंट और भी है जो आप ध्यान रखेंगे कि बाबर आजम मौजूदा समय में, वर्तमान समय की बात करें तो बाबर आजम मौजूदा समय में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आईसीसी रैंकिंग में तीनों फॉर्मेट में टॉप खिलाड़ियों में मौजूद है। टॉप 3 की बात करें तो इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं बाबर आजम जो तीनों फॉर्मेट में, जो आईसीसी का 3 फॉर्मेट है, जो कि आपको ध्यान रखना है, T20, वनडे और टेस्ट, ये तीनों फॉर्मेट में टॉप 3 में ये मौजूद है मौजूदा समय में, अगस्त 2022 के आंकड़ों के आधार पर। ये एक स्टार खिलाड़ी हैं, हमेशा इनकी जो तुलना होती है ये भारत के विराट कोहली से होती है। अब एक जानकारी यहाँ पर यह भी नोट कीजिए, जुलाई 2022 वाला करंट अफेयर्स का एक मंथली बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का वीडियो, तकरीबन 1 घंटे का ये वीडियो है, चैनल पर अपलोड हुआ है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर आप बिहार करंट अफेयर्स के प्रश्नों को बहुत कम ही शामिल करते हैं। देखिए, बिहार करंट अफेयर्स का उतना प्रश्न नहीं बन पाता एग्जाम के दृष्टिकोण से। प्रत्येक दिन यहाँ पर आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलता है, ये भी बहुत मुश्किल से ढूंढना पड़ता है। देखिए, अगर मैं चाहूँ तो 10 से 15 प्रश्न भी आपको बिहार करंट अफेयर्स के बता सकता हूँ, लेकिन वो सारे इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के पर्पज़ से। बहुत सारे प्रश्न आप यहाँ पर बिहार करंट अफेयर्स के बहुत सारे चैनलों पर देखते होंगे, लेकिन जो एग्जाम पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाने की प्रबल संभावना है, वैसे ही प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया जाता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ बिहार करंट अफेयर्स इस चैनल के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो आता है, हर मंथ ये आया है 2021 से अब तक का सारा वीडियो चैनल पर अपलोड है। मंथली करंट अफेयर्स वाले प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर एकदम से बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का जो मंथली नोट्स है या फिर वीडियो है वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। नोट्स का लिंक वीडियो
के डिस्क्रिप्शन में होता है, वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस चीज़ का यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि वैसे प्रश्नों को इसमें शामिल किया जाए जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी कन्फ्यूज ना करें कि सर बिहार करंट अफेयर्स के प्रश्न कम होते हैं। देखिए, जितना ज़रूरी ये होता है कि आप क्या चीज़ों को पढ़ रहे हैं, उतना ही ज़रूरी ये भी है कि आप कितनी सारी चीज़ों को छोड़ रहे हैं। अगर आप ऐसे चीज़ों को पढ़ते हैं जो एग्जाम में आपके पूछे ही नहीं जाएंगे, तो उसे पढ़ने का आपका फ़ायदा क्या होगा? आप दो चीज़ यहाँ पर आपको नुकसान होगा। एक तो आपका समय का नुकसान होगा, दूसरी आप वैसे चीज़ों को सीखेंगे जो आपके एग्जाम में कोई मतलब का नहीं होगा। तो ऐसे में फालतू की चीज़ों को पढ़ने से भी आपको बचना चाहिए। तो जो भी मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ करंट अफेयर्स को लेकर के, आप लोग बेहतर तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे तो निस्संदेह ही आपको एग्जाम में ज़रूर सफलता मिलेगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 7वें प्रश्न पे। ये 7वां प्रश्न हमारा ये होगा कि निम्न में से किसे हाल ही में यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ये होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर को भी हाल ही में यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आप यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके तहत हमारा आज का जो पहला पॉइंट है इस प्रश्न का कि हाल ही में कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान को मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया गया, जो कि यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। और यह पुरस्कार कोरिया गणराज्य सरकार की तरफ से वित्त पोषित है, इन्हीं के द्वारा ये कह सकते हैं प्रदान किया जाता है। और यहाँ पर देखिए हमारा अगला पॉइंट है कि यह पुरस्कार साक्षरता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है और पहली बार यह पुरस्कार 1989 में दिया गया था। एक जानकारी यहाँ पर यह भी नोट कीजिए कि इसके तहत विजेता को एक पदक, एक डिप्लोमा पत्र और साथ साथ $20,000 प्रदान किया जाता है। जो भी संस्था को ये अवार्ड दिया जाता है तो अवार्ड स्वरूप यानी कि विजेता को ये सारी चीज़ें प्रदान की जाती हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान की, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। तो कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान आदिवासियों के लिए विश्व का सबसे बड़ा आवासीय संस्थान है, जो कि वर्ष 1993 में एक आवासीय आदिवासी स्कूल के रूप में शुरू किया गया था। इसकी जो स्थापना हुई थी 1993 में हुई थी और ये आवासीय आदिवासी स्कूल के रूप में शुरू किया गया था। और ये आदिवासियों के लिए विश्व का सबसे बड़ा आवासीय संस्थान है। इसका नाम है कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान, जो कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट होगा हमारा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न की निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया गया है? ये कार्यक्रम का नाम है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, जो कि अभी हाल ही में आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि भारतीय रेलवे के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से आरपीएफ ने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा कोड नाम के तहत एक अखिल भारतीय ऑपरेशन का शुभारंभ किया गया है। ये पूरे भारत में इसकी शुरुआत की गई है आरपीएफ के द्वारा, अर्थात रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा। हमारा अगला पॉइंट यहाँ पर यह है, आरपीएफ अर्थात रेलवे सुरक्षा बल देश के सर्वोत्तम सुरक्षा बलों में से एक है। और साथ साथ यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि रेल संपत्ति की रक्षा व देखभाल के लिए 1957 में इसका गठन किया गया था। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी आरपीएफ की। और साथ साथ आरपीएफ के अगर हम आदर्श वाक्य की बात करें तो ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आरपीएफ का आदर्श वाक्य है यशो लभस्व, ये यहाँ से ध्यान रखेगा। चलते हैं अगले हम 9वें प्रश्न पे। ये 9वां प्रश्न है कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 अवार्ड समारोह में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हें दिया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बेस्ट एक्टर का अवार्ड अभी हाल ही में रणवीर सिंह को दिया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके तहत कई सारे फैक्ट है जो कि आपको नोट करना है। तो पहला पॉइंट है कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 ने 13वें एडिशन के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की। अभी हाल ही में जो ये अवार्ड समारोह आयोजित हुआ, ये इसका 13वां संस्करण था। और इसके तहत जो विजेताओं की घोषणा हुई है, और इनमें आपको ध्यान रखना है कि इसके तहत बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को उनकी फिल्म 83 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। इनकी जो रणवीर सिंह की जो मूवी आई थी, जो कि कपिल देव की जीवनी पर आधारित था, और इस फिल्म का नाम था 83, और इसी फिल्म के लिए अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है रणवीर सिंह को। और वहीं पे बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की, तो ये भी आपको नोट करना है। वहीं पर फिल्म जलसा के लिए सैफाली शाह को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजा गया। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नाम यहाँ से ध्यान रखिए, जो कि अभी हाल ही में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न के 13वें संस्करण में सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर बात करें अगले पॉइंट में कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कबीर खान की जो फिल्म थी 83, इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया इस अवार्ड समारोह में। तो यहाँ से ये सारे फैक्ट को आपको नोट कर लेना है। चलते हम यहाँ पर अगले 10वें प्रश्न पे।
ये 10वां प्रश्न है कि 23वें इंडिया इंटरनेशनल सी फूड अर्थात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो का आयोजन कहाँ किया जाएगा, जो कि इसका ये 23वां संस्करण होगा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात ये कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। ऐसी घोषणा भी हाल ही में हुई है। और इसके तहत आपको जानकारी दे दूं कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो एशिया के सबसे बड़े समुद्री भोजन मेले में से एक है और यह एक द्विवार्षिक शो है। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना, इस वर्ष 23वें संस्करण में भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जो शो होगा, ये 2023 का जो आयोजन होगा, ये कोलकाता में किया जाएगा। और साथ साथ यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी है जो कि आपको नोट करना है। इसके पिछले संस्करण की बात करें तो इसका पिछला जो 22वां संस्करण था, ये केरल में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर इसके उद्देश्य से संबंधित है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य समुद्री खाद्य उद्योग के हित की रक्षा करना और इसको बढ़ावा देना, साथ ही भारत से समुद्री भोजन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकसित करना इसका उद्देश्य है, जिसको लेकर के प्रत्येक 2 वर्ष पे आयोजित होता है। तो ये सारी बातें यहाँ से नोट कर लीजिए। चलते हम यहाँ पर अगले 11वें प्रश्न पे। ये 11वां प्रश्न हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि हाल ही में उत्सव जमा योजना किसके द्वारा शुरू किया गया। तो उत्सव जमा योजना की शुरुआत अभी हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक अर्थात SBI के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके तहत मैं आपको 2 पॉइंट बताने वाला हूँ, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यही दोनों से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट है कि भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश में सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उत्सव जमा नामक योजना की शुरुआत की है। सबसे पहला पॉइंट यही है कि इसकी जो शुरुआत की गई है SBI के द्वारा किया गया। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह कि हालांकि इस फिक्स्ड डिपॉजिट योजना में ब्याज दरें सामान्य से ऊंची होगी और यह केवल सीमित समय के लिए ही उपलब्ध होगी। तो ये यहाँ से आपको दोनों पॉइंट को नोट कर लेना है। एक जानकारी यहाँ पर ये नोट कीजिएगा कि जो लोग घर बैठे 67 BPSC प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, तो आपके लिए BPSC मेकर ऐप पर केवल और केवल 99 रुपये में 50 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया गया है, जो कि आपके 67 BPSC प्री एग्जाम के लिए डिजाइन है। और यहाँ पर आप ये 2 माध्यम में टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। एक तो माध्यम आपके पास ये है कि इसका PDF फाइल डाउनलोड कीजिए और PDF के माध्यम से आप टेस्ट दे सकते हैं। दूसरा माध्यम यहाँ पर यह है कि आप ऑनलाइन टेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और यहाँ पर हजारों विद्यार्थियों के बीच अपनी रैंक जान पाएंगे। तो सुविधा के अनुसार BPSC मेकर ऐप पर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना 131वां डुरंड कप किस स्टेडियम में शुरू हुआ है। तो इसकी शुरुआत जो अभी हाल ही में हुई, ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए अर्थात साल्ट लेक स्टेडियम पश्चिम बंगाल कोलकाता में ये 131वां संस्करण इसका शुरू हुआ है। नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इनसे संबंधित कुछ जानकारी हमने आपको दिया है। हमारा पॉइंट यहाँ पर यह कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं अरुण जेटली स्टेडियम जो स्थित है, ये नई दिल्ली में स्थित है। इससे पहले जो इसका नाम था ये था फिरोज शाह कोटला मैदान। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बारे में हमने जानकारी दिया है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में देख रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम को सबसे पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, लेकिन नाम परिवर्तित कर सरदार पटेल स्टेडियम रखा गया, लेकिन फिर से नाम परिवर्तित करके इसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। तो ये सारी बातें हैं जो कि पुराना नाम से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर मैं किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, बस इतना बोलना चाहता हूँ क्या ज़रूरत थी इतनी बार नाम को परिवर्तित करने की। सरदार पटेल के बारे में अगर हम बात करें तो इनके नाम बहुत सारी उपलब्धियाँ दर्ज है, तो ऐसे में सरदार पटेल के नाम से ये स्टेडियम था, तो क्या हर्ज था जो कि नरेंद्र मोदी साहब ने ये अपने नाम से कर दिया। ठीक है, आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपनी राय दीजिएगा, मैं यहाँ पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर भिखारियों द्वारा एक अनोखा बैंक खोला गया है। इसकी कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया था, बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।